नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी जो मेथड्स की क्लास नंबर 20 है, ठीक है, क्लास नंबर 20 और 1 से लेकर 19 जो क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर और उन वीडियो का सीक्वेंस से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी के जो वीडियो लेक्चर के लिंक और साथ में उनकी PDF भी आपको लगातार मिलती रहे। यदि आप टीचिंग मेथड हैं उनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 20। आज की क्लास पूर्णतया CCE पर निर्भर है। CCE, तो CCE क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे अपने एग्ज़ाम लेते थे सीधे, ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिए, हमने भी एग्ज़ाम दिए, तो वो एग्ज़ाम क्या होते थे, एक निश्चित टाइम पर होते थे और फिर क्या होता था, उन एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आता था और बच्चा फेल हो गया तो फेल, पास हो गया तो पास, कोई टॉपिक कमज़ोर रह गया तो बस वो कमज़ोर ही है और कुछ अच्छा है तो वो अच्छा है। ठीक है, तो सरकार ने एक चीज़ महसूस की। सरकार क्या? शिक्षाविदों ने। सरकार में तो क्या होते हैं, अनपढ़ लोग बैठे होते हैं, ठीक है, बताते तो उनको पढ़े लिखे IAS अधिकारी वगैरह हैं। उन्होंने बताया कि जो आप एग्ज़ाम ले रहे हो, अभी जो आप एग्ज़ाम लेते हो, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद होती है, 3-4 महीने के बाद में क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, मान लो छोटे मोटे इकाई, परख पत्र, कुछ भी। तो अब क्या होता है कि अब 3-4 महीने बाद पता चलता है कि बच्चा ने क्या भूल की और क्या पार्ट उसका बेस्ट है। तो इससे लॉस क्या होता है? इससे लॉस होता है इन पिछले 3-4 महीनों का। मान लो 3-4 महीने बाद में एग्जाम लिया और बच्चा फेल हो गया, तो उसके ये 3-4 महीने गए ना वेस्ट। समझ में आई बात? तो शिक्षाविदों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि पढ़ाने के साथ साथ ही मूल्यांकन चलता रहना चाहिए। उसकी अधिगम रिक्तियां मतलब उसका अधिगम से रिलेटेड कौन सा पार्ट कमजोर है, उन रिक्तियों का समय रहते उसी समय क्या कर दो, आप समाधान कर दो। पढ़ाते पढ़ाते ही जो कमजोरी रह जाती है उसका आप समाधान कर दीजिए, जिससे क्या होगा, बच्चे का ये टाइम खराब नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि अधिगम के समय ही, अर्थात पढ़ाते पढ़ाते ही, ड्यूरिंग द क्लास, साथ में ही सेशन के चलते चलते ही उसकी जो भी कमियां रह रही है उन सभी कमियों का आप निवारण कर दीजिए। अब रही बात, ये तो हो गई सततता। व्यापकता क्या है? व्यापकता ये है कि आप केवल ये मत देखो कि उसके किस टेस्ट में कितने नंबर आए, नंबर दे दिए, छुट्टी नहीं। उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया कैसा है, वो शिक्षा को कैसे देख रहा है, उसका अनुशासन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व, उसका कितना सामाजिकरण हो चुका है, कितना सामाजिकरण नहीं हुआ, वो कैसा बिहेव करता है, और अन्य है जो उसके साथी गण हैं उनके साथ उसका कैसा व्यवहार है, सहयोग की भावना है कि नहीं है, सद्भावना, दया वगैरह सब, ऑल टोटल वो बालक किस प्रकार का है, इस चीज का ध्यान रखो। और जहां पर जो कमी आपको लगे उसका जो त्रुटि सुधार है वहीं पर तुरंत करो। तो ये चीज होती है CCE, एक तरीके से संपूर्ण विकास बच्चे का, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों तौर पर। आई बात समझ में? ये होता है CCE। अभी थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी हाल फिलहाल क्या कर रहा हूं, आपकी भूमिका बना रहा हूं, ठीक है, भूमिका बन जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा मोटे मोटे तौर पर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, थ्योरी पढ़ते हैं पहले। थ्योरी से आपको समझ में आएगा कि परंपरागत मूल्यांकन पद्धतियों में 2 प्रमुख दोष थे। क्या दोष थे? एक तो वह निश्चित अवधि तक परीक्षण कराने के पश्चात, निश्चित अवधि तक क्या करते थे, परीक्षण कराने के पश्चात सावधिक मूल्यांकन करती थी, तथा दूसरा केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती थी। एक तो निश्चित अवधि तक पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद में क्या किया जाता था कि उनका परीक्षण किया जाता था, कि भाई मूल्यांकन किया जाता था। तो एक तो वो टाइम वाली बात हो गई, एक तो वो था पुरानी जो परंपरागत मूल्यांकन पद्धतियां थी उनमें, और एक वो केवल ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण करती थी कि भाई बच्चे को नॉलेज कितना है कितना नहीं है, बाकी भावात्मक और क्रियात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ये 2 उसके दोस्त थे। ठीक है, NCF 2005 ने अभिशंसा की कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि के बाद न लिया जाकर अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ सतत रूप से लिया जाए, क्योंकि सत्र में एक बार ली जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया बालकों में भय, तनाव और नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। ठीक है, एक आप एग्जाम साथ साथ लेते हो तो बच्चे को लोड भी कम रहता है।
ठीक है, कि भाई हाँ सिर्फ ये नहीं कि बच्चा पूरा पूरा साल में एक ही परीक्षा पर निर्भर है, नहीं तो फेल नहीं तो पास। तो यदि एक ही परीक्षा रखी जाए और बोले कि इसमें पास हो गया तो पास है, इसमें फेल है तो फेल है, तो बच्चे में एक तो डर उत्पन्न होगा, एक वो तनाव में रहेगा, और उसका एक वो एग्जाम को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, वो एग्जाम को बोझ समझेगा। और एक आप ऐसा करो कि देखो भाई 100 नंबर है पास होने के लिए, अब 100 में से आपके कितने आते हैं, ठीक है, अब इसमें 5 नंबर आपके अनुशासन के, आप साल भर कैसे रहते हो, 5 नंबर आपके भाई जैसे आपने कॉपी में कैसा कार्य किया उस पर है, ठीक है, 10 नंबर आपके अदर एक्टिविटी गेम्स के हैं, ठीक है, 5 नंबर आपके ड्राइंग्स वगैरह उसके हैं, ठीक है, और भी ऐसी चीजें जोड़ते जोड़ते कि भाई कुछ आपके टेस्ट के नंबर हैं, आप टेस्टों में कैसा परफॉर्म करते हो, कुछ आपके अर्धवार्षिक पर है, कुछ वार्षिक पर, ऐसा मतलब कंटिन्यूअसली पूरा सीक्वेंस सेट कर दिया, तो बच्चे को टेंशन नहीं रहेगी। समझ में आई बात? वो एग्जाम को ऐसे एक पार्ट ऑफ एजुकेशन मान लेगा, ऐसे मतलब होवा नहीं मानेगा कि भाई इसके मतलब एग्जाम से पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा, उसके दिमाग में बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही मान लो साल में एक ही एग्जाम हो और वो एकदम टर्म परीक्षाएं वगैरह, वो मान लो वहीं पर वो बच्चा फेल हो गया और उसी समय मान लो 4-5 दिन उसकी तबीयत खराब रही, तो उसका वो पूरा साल बिगड़ जाता है, जबकि सीसी में ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? और एक तो उसका हर एंगल से दृष्टिकोण होता है, हर एंगल से उसका जो डेवलपमेंट होता है, तो ये चीज़ तो है ही उसमें, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि साथ ही मूल्यांकन के दायरे में संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को भी शामिल किया जाए, ठीक है। अब सततता क्या होती है? सततता, मूल्यांकन की सततता निम्न क्रियाओं में शामिल किया जाता है। एक तो निर्धारण की नियमितता, परीक्षणों की आवर्ती, निश्चित टाइम्स के बाद में क्या होता है, परीक्षणों का रिपीटेशन होता है, लगातार परीक्षण होते रहते हैं, तो ये इस सीसी की सततता में शामिल है। सीसी में जो सततता है उसका मतलब ये कि परीक्षण लगातार होने चाहिए, ठीक है। अधिगम अंतराल, जो मतलब कमियां रह गई है उनका निदान भी होना चाहिए कंटिन्यूअसली। सुधारात्मक उपायों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो कमियां हैं उनका तुरंत सुधार करना चाहिए, और बच्चों को स्वयं मूल्यांकन के अवसर देने चाहिए और उनसे पुनः परीक्षण करवाना चाहिए कि हाँ आप खुद जांचो, खुद देखो आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ठीक है, ये चीज। अब सीसी में जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, तो व्यापकता से क्या आशय? व्यापकता से मतलब है कि व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन, तीनों पक्षों का मूल्यांकन, ठीक है। और बढ़िया आगे दायरे की व्यापकता। दायरे की व्यापकता मतलब जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों को शामिल करेगा तो उसका दायरा विस्तृत हो जाएगा। उपकरणों की व्यापकता, जो आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो उसमें जो उपकरण यूज में ले रहे हो, जो विधियां प्रविधियां जो भी काम ले रहे हो, उन सभी की क्या व्यापकता विस्तृत तौर पर। और विषयों और क्षेत्रों की व्यापकता मतलब जो विषय होते हैं, मतलब अलग अलग विषयों का विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों का परीक्षण किया जाता है, तो ये हो जाती है विषयों और क्षेत्रों की व्यापकता। अब सीसी बात आई कि ये सब कब से होने लग गया, तो सीसी कब आई? तो सीसी भारत में सीसी सबसे पहले सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ने 29 सितंबर 2009 को एक परिपत्र जारी किया था, 40-29/9/2009 को, ठीक है। और उस परिपत्र के अनुसार 6 अक्टूबर 2009 को ये सीसी लागू हुआ। कक्षा 9 में 2009-10 में लागू हो गया और कक्षा 10 में 2010-11 में लागू हो गया। तो ये बात हुई सीबीएसई की। अब आरबीएसई में कब लागू हुआ सीसीई, मतलब राजस्थान में अपने यहाँ पर, तो राजस्थान में सीसीई, तो राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2010-11 में राजस्थान के 2 जिलों में लागू हुआ। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक बार टेस्टिंग के तौर पर थोड़ा सा इसका टेस्ट करना कि भाई यह हकीकत में कितनी सक्सेस है, इसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, छोटा सा प्रैक्टिकल। तो इसमें सबसे पहले 2010-11 में सिर्फ 60 स्कूलों का चयन किया गया कि यहाँ पर हम सीसी लागू करेंगे, और उसमें जयपुर के 20 विद्यालय और अलवर के 40 विद्यालय शामिल किए गए, ठीक है। और 10-11 में तो 60 विद्यालय थे, ये 20 और 40, और कक्षा 1 से 4 तक सीसी लागू की गई, ठीक है। फिर इसके कुछ अच्छे परिणाम दिखे, तो 2011-12 में 60 विद्यालयों में कक्षा 5 से 8 तक, इन्हीं 60 विद्यालयों में 5 से 8 तक और बढ़ा दिया। और अच्छे परिणाम दिखे तो 2012-13 में 3059 विद्यालयों में, और 2013-14 में लगभग 5000 विद्यालयों में लागू कर दिया। और 2014-15 में बोला कि जिले, प्रत्येक जिला लो और उसका एक पूर्ण ब्लॉक योजना बनाओ कि भाई पूरा का पूरा ब्लॉक, प्रत्येक जिले का एक ब्लॉक है, उसकी सारी स्कूलों में सीसी लागू करो, और इस हिसाब से 20,000 विद्यालयों में इसे लागू किया गया, ठीक है। और 2015-16 से संपूर्ण राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक क्या लागू कर दी, सीसीई। आई बात समझ में? तो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू रखते हैं।
अब देखिए सीसीई में आकलन, तो सीसीई में आकलन कैसे किया जाता है, मतलब सीसीई में टेस्ट वगैरह कैसे लेते हैं। तो देखो सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई 2 तो लेता है योगात्मक आकलन, ठीक है, ऐसे, और एपे लेता है 4, और प्रत्येक की अवधि होती है 6 माह, ठीक है। ऐसे की अवधि कितनी होती है, 6 माह, 6 माह से एक ऐसे, और फिर एक 6 माह से एक और ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या सिस्टम है आपके राजस्थान में वर्तमान में तो 3 ऐसे होते हैं और एपे होते हैं 6, और प्रत्येक ऐसे की अवधि कितनी होती है, 3.5 माह, ठीक है। और 2017-18 तक क्या होता था अपने यहाँ पर राजस्थान में, ऐसे 4 थे और एपे 8 थे, पूर्व की स्थिति। अब ऐसे क्या होता है, एपे क्या होता है मैं बता दूं, तो ऐसे तो आपके वो हैं जो अपन देते थे ना, छोटे थे तब, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, और उसके बाद में तृतीय टेस्ट, ठीक है। तो अब ये तो आपके हैं ऐसे, ठीक है। और अब उसमें होता क्या था, प्रथम और द्वितीय टेस्ट होने के बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा आती थी, फिर एक तृतीय टेस्ट आता था फरवरी के लमसम, और फिर अप्रैल में वार्षिक परीक्षा होती थी, ऐसे होता था। तो ये एपे है, वो तो है आपकी बड़ी परीक्षाएं जैसे अर्धवार्षिक और वार्षिक, और ऐसे हैं वो अपने छोटे छोटे टेस्ट। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब सीसी की शब्दावली, सीसी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो देखो सीसी प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पद तथा उनके कार्य निम्न प्रकार हैं। तो पहला है BLA, बेस लाइन असेसमेंट, आधार रेखा आंकलन। इसमें क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, जैसे कक्षा में 20 कुल 40 विद्यार्थी हैं, और जैसे ही वो कक्षा 7 में आए पढ़ने के लिए, कक्षा 7 में आए तो उनके उसके 2 कॉलम बने रहेंगे ऐसे प्रपत्र पर, ठीक है। अब मास्टर जी ने टेस्ट लिया और देखा कि भाई कितने विद्यार्थियों को कक्षा 6 का ज्ञान है, कक्षा 6 के स्तर के क्वेश्चन दिए। तो अब हुआ क्या, उन बच्चों में से 40 में से जो 30-20 बच्चे थे उनको कक्षा 6 के सवाल आ रहे थे, कक्षा 6 के सवाल आ रहे थे। तो इसका मतलब वो कक्षा स्तर के बच्चे हैं, मतलब कक्षा 7 में बैठने के योग्य हैं। क्यों हैं, क्योंकि उन्हें कक्षा 6 का नॉलेज है, इसलिए वो कक्षा 7 में बैठने के लायक हैं, इसलिए वो कक्षा स्तर के बालक हैं। तो ये 20 बच्चे कैसे हो गए, कक्षा स्तर के। आई बात समझ में। अब मास्टर जी ने इन बाकी 20 का टेस्ट और लिया कि क्या इनको कक्षा 5 का ज्ञान है, तो चेक किया तो उनमें से 15 बच्चों को कक्षा 5 का ज्ञान था। तो 15 बच्चे ये इनको किसका ज्ञान था, कक्षा 5 का। अब तो ये क्या हो गए, ये कक्षा स्तर के बालक नहीं हैं, जिनको कक्षा स्तर से नीचे के बालक हैं। फिर इनमें और टेस्ट लिया 5 का, तो इन 5 को पाया कि इन्हें कक्षा 4 के स्तर का नॉलेज है। तो मास्टर को क्या करना होगा, मास्टर को पढ़ाते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कक्षा स्तर के बालक हैं, इनको तो 7 का पढ़ाना ही पढ़ाना है, कक्षा 7 का पढ़ाओ अच्छे तरीके से। जो 15 बच्चे जिनको कक्षा 6 का ज्ञान नहीं था उनको इस प्रकार से पढ़ाओ कि उनका थोड़ा पीछे का नॉलेज भी रिकवर हो, और वो इन कक्षा स्तर के जो बालक हैं 20 इनके इक्वल आ जाए। और इन 5 गधेड़ों को भी क्या करो, जैसे तैसे इनके बराबर लाने की कोशिश करो, ठीक है। और ऐसे करते करते जब ये कक्षा 8 में आएंगे तो फिर इनकी ऐसे टेस्टिंग करो, 9 में फिर ऐसे करो, और धीरे धीरे इनको क्या करो, कक्षा स्तर के बालक बनाओ। आई बात समझ में। तो ये चीज होती है, 3 साल में इनका इस तरह से सुधारना वगैरह, ऐसे इनकी शर्तें वगैरह होती है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आधार रेखा आंकलन क्या होता है, ये होता है आधार रेखा आंकलन। तो देखो कक्षा स्तर के बालक 25 हैं, कक्षा 3 की दक्षताएं आती है, ये कक्षा स्तर से नीचे के बालक कक्षा 3 की दक्षताएं नहीं आती है। तो यह चीज है। आगे देखो, सत्रारंभ मतलब सत्र के आरंभ में किया गया ऐसा आंकलन जो विद्यार्थियों को उनकी बौद्धिक क्षमता, विषयगत दक्षता के आधार पर समूह विभाजन के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि बच्चों को क्या कर दें, समूह में बांट दें, ताकि पृथक शिक्षण योजना बनाई जा सके। तो फिर क्या होता है, जो कक्षा स्तर के बालक होते हैं उनके लिए अलग प्रकार से शिक्षण योजनाएं बनाते हैं, जो कक्षा स्तर से नीचे के बालक होते हैं उनके लिए अलग हिसाब से शिक्षण की योजना बनती है। अब आगे आती है कार्यपत्रक। कार्यपत्रक क्या होता है, तो कार्यपत्रक क्या है, कार्यपत्रक वर्कशीट, इसमें बालकों द्वारा पेपर पेंसिल का प्रयोग करके किया गया लिखित कार्य जिन पर अध्यापक द्वारा टिप्पणी अंकित की जाती है, और 1 सप्ताह में प्राय 2 वर्कशीट उचित होती है। इसमें क्या होता है, वर्कशीट होती है, इसमें बच्चे पेपर पेंसिल का प्रयोग करके कुछ ना कुछ कार्य करके लाते हैं, और टीचर को क्या करना होता है, उसके ऊपर टिप्पणी अंकित करनी होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि नंबर दे दिया 10 में से 7, ऐसे नहीं। ऐसे लिखना है कि लिखावट में सुधार करो और वर्तनी का ध्यान रखो, शब्दकोश कमजोर है, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छा है, जो भी तारीफ कमियां, जो भी आलोचना करनी होती है, गुण दोषों का समान रूप से बखान करना होता है उसके ऊपर।
तो इसे बोलते हैं कार्यपत्रक। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? तो ये दस्तावेजों की संग्रहण की एक फाइल है जिसमें कार्यपत्रक सहित, एक तो ये कार्यपत्रक जो वर्कशीट होती है ये वाली, कार्यपत्रक सहित विद्यार्थियों की समस्त लिखित कार्यों को एकत्रित रखा जाता है और पोर्टफोलियो बालक की अधिगम प्रगति का आकलन करने का श्रेष्ठ माध्यम है। तो ये एक प्रकार की फाइल है जिसमें बच्चों की एक्टिविटी से संबंधित सारी जानकारी होती है, इसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, इसकी जो वर्कशीटें हैं, कार्यपत्रक है, इन सब का एक पुलिंदा पूरी फाइल बनी हुई। ठीक है, तो इस फाइल को देखकर कोई भी बालक के बारे में मतलब पढ़ करके कोई बाहर से नया शिक्षक आए और पुराने वाले का ट्रांसफर हो, तो वो नया शिक्षक आते ही पोर्टफोलियो को देखते ही उसको पूरा बच्चा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? एक तरीके से बच्चे की पूरी कुंडली। अब आगे है चेक लिस्ट। इसमें क्या होता है चेक लिस्ट में? तो यह विद्यार्थियों द्वारा किए गए अधिगम प्रयासों एवं उनकी उपलब्धियों का ग्रेडिंग प्रपत्र होता है, अर्थात इसमें ABC ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, जिसे प्राय 1 से 1.5 माह में एक बार भरा जाता है। तो ये चेक लिस्ट होती है ऐसे बनाई हुई। ठीक है, और इसको 1 से 1.5 माह में एक बार भरते हैं। ठीक है, अब इस चेक लिस्ट में क्या होगा? इसमें उन बच्चों को A ग्रेड दिया जाएगा जब विद्यार्थी प्रदत्त कार्य या समस्या को स्वयं हल कर लेता है। B ग्रेड उन बच्चों को दिया जाएगा जो अध्यापक की थोड़ी सी सहायता से कार्य कर लेते हैं, और C ग्रेड उनको दिए जाएंगे जब अध्यापक की अधिक आवश्यकता होती है, तब उनको क्या देंगे? C। आ गया है नंबर 5, पीयर मूल्यांकन या समकक्ष मूल्यांकन। पीयर या समकक्ष का मतलब जो साथीगण आकलन करते हैं ना, उसको बोलते हैं पीयर मूल्यांकन। तो ये क्या है? तो समवयस्क समूह से पार्टियों समकक्ष विद्यार्थियों द्वारा किया गया आकलन। इससे विद्यार्थियों में आकलन का भय और तनाव कम हो जाता है तथा वे सहजता से अपने अधिगम अंतरालों को समझ पाते हैं। इसमें क्या करेंगे? बच्चों को ही कॉपी एक्सचेंज करवा देते हैं। ठीक है, कि भाई तुम चेक करो। ये एक तरीके से पीयर मूल्यांकन का अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों के आपस में कॉपी इंटरचेंज करवा दो कि तू इसके देख क्या कमी है क्या नहीं है। ठीक है, बच्चों का ही आपस में मूल्यांकन, बच्चे एक दूसरे का आपस में मूल्यांकन करते हैं, इसे बोलते हैं पीयर मूल्यांकन। तो ये विधि भी CC में काम ली जाती है। एक होती है अध्यापक अनुभव डायरी। ये क्या है? इसमें अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ शिक्षण अधिगम अनुभवों का संग्रह, जिसके आधार पर वे अभिभावकों को शिक्षार्थी की अधिगम प्रगति से परिचित करवाता है। तो ये अध्यापक की खुद की डायरी होती है। इसमें क्या होता है? जब वो पढ़ाता है बच्चों को, तो वो विद्यार्थियों के साथ शिक्षण अधिगम अनुभवों का संग्रह, जब तो उसमें सभी बच्चों का नाम वगैरह लिख के ऐसे पूरी डिटेल बनाई हुई रहती है कि उसने बच्चों को साथ पढ़ाते वक्त क्या क्या कमी महसूस की, क्या अच्छाई वगैरह देखी उसने। तो इन सब का इसमें डिटेल होता है, ताकि ये अध्यापक अनुभव डायरी है, इससे वो उन बच्चों के अभिभावकों के साथ डिस्कशन कर सकता है कि भाई आपके बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की, क्या कमी है क्या नहीं है, हमने पढ़ाते वक्त ये देखा, आप घर पे इसको कैसे देखते हो, ऐसे। अब आगे है इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण। ये क्या होता है? तो इसमें बालकों के मानक, व्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान को मानक, व्यवस्थित और संगठित बनाने के लिए दिया गया स्थायी एवं बाह्य सहयोग। अब देखो भाई, बच्चा आता है तो बच्चे को आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये पहली बार स्कूल आया तो इसको कुछ नहीं आता है। उसको बहुत कुछ आता है, उसने समाज में से सीखा है, लेकिन उसका ज्ञान मानक है, व्यवस्थित है, मतलब स्टैंडर्ड नॉलेज नहीं है उसको। ठीक है, उसको पता है ये चीज ऐसे होती है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों होती है। तो उस संगठित ज्ञान को आपको क्या करना है? मानक, व्यवस्थित और संगठित में बदलने के लिए आप जो बाहर से उसे स्थायी सहयोग प्रदान करते हो, उसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। ये वाइगोत्स्की वाले सिद्धांत में जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ ली है, तो उनके लिए तो स्केप फोल्डिंग कोई नया शब्द नहीं है। ठीक है, रीट में भी खूब आया था ये। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है अनेक्डोटल और घटनावर्त। ये क्या है? तो इसमें विद्यार्थी द्वारा संपूर्ण शैक्षिक अवधि में, पूरे सेशन में प्राप्त की गई जो उपलब्धियां होती है उनका उल्लेख होता है, और ये वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र के रूप में होता है। इसमें पूरी साल का बच्चे का लेखा जोखा होता है इस अनेक्डोटल घटना वर्त में। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है CC प्रणाली में ग्रेडिंग। तो CC प्रणाली में ग्रेडिंग कैसे की जाती है? तो जिसके 91 से 100 आते हैं उसको A1 देते हैं, 81 से 90 में A2, 71 से 80 B1, 61 से 70 नंबर है उनको B2, 51 से 60 है उनको C1। ठीक है, जिनके 41 से 50 है उनको C2, 33 से 40 D, 21 से 32 E1 और 20 से कम E2। तो ये कई बार पूछा हुआ है, इसका ध्यान में रखना। आपको पूछेगा कि एक बच्चे ने 37 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताओ CC के अनुसार वो किस ग्रेड का हकदार है? तो वो D ग्रेड का हकदार है। तो एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स है एग्जाम में, मान के चलना। आगे बढ़ो। आगे संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन।
मतलब जो एफ ए और एस ए क्या होते हैं, एफ ए और एस ए। अब मैं आपको बता दूं कि एस ए है वो तो निश्चित है भाई, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होगी, वो निश्चित है, तय है, पेपर है वो बन के आएंगे, ठीक है। ये पूरी तरीके से औपचारिक प्रक्रिया है, तय समय पर होगी, ठीक है, तय एजेंसी करवाएगी। लेकिन जो ये एफ ए होते हैं, ये एफ ए क्या होते हैं, ये फॉर्मल नहीं होते, ये इनफॉर्मल होते हैं। तो शिक्षक अपने हिसाब से इन टेस्टों को जो लेता है, शिक्षक अपने हिसाब से कुछ भी कभी भी टेस्ट लेना तो वो एफ ए के अंदर ही काउंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आता है, सीसी प्रणाली में लिए जाने वाले ये दोनों महत्वपूर्ण आकलन अपने उद्देश्यों, प्रकृति तथा टाइमिंग को लेकर काफी भिन्न होते हैं। कैसे, देखो, रचनात्मक, रूपात्मक, निर्माणात्मक, एफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या होते हैं, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जांच करना, आवश्यकता पड़ने पर व्यू रचनाओं में संशोधन करना, ठीक है। मतलब जो जैसे आप पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में क्या कर रहे हो, एफ ए ले रहे हो, रचनात्मक आकलन कर रहे हो, तो अब आपको आवश्यकता पड़ी कि यार अपने को जो शिक्षण विधि में हल्का फुल्का परिवर्तन कर देना चाहिए, तो आप इसके बेस पर जो शिक्षण व्यू रचनाएं हैं उनमें संशोधन भी कर सकते हो, ठीक है। और शिक्षक तथा छात्रों को प्रतिपुष्टि देना होता है। तो और इस एपे का उद्देश्य ये होता है कि बीच बीच में एपे लेते रहते हैं तो विद्यार्थियों को अपने स्तर का पता चलता जाता है और शिक्षक को भी पता चलता जाता है कि जो मैं शिक्षण विधि प्रयोग कर रहा हूँ वो किस हद तक मतलब कारगर साबित हो रही है, ठीक है। तो शिक्षक तथा छात्रों को दोनों को प्रतिपुष्टि मिलती है। और चूंकि ये प्रक्रिया में सुधार के दृष्टिकोण से किए जाते हैं, अतः इन्हें सुधारात्मक या विकासात्मक आकलन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, योगात्मक, समेकित या संकलनात्मक आकलन, एसए समेटिव असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किए जाने वाले ऐसे आकलन जो समय विशेष पर बालकों द्वारा अर्जित दक्षताओं और कौशलों का स्तर तय करते हैं। अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में लिए जाते हैं ये, ठीक है, और एक समय विशेष पर लिए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि बच्चे ने आज तक कितना ज्ञान अर्जित किया या नहीं किया, ठीक है। तो मतलब ये अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये पेज, अच्छा ये पेज काफ़ी ख़राब आ गया है ना, तो एक सेकेंड आप वेट कीजिए और इस पेज को हम चेंज कर देते हैं, इस पेज को चेंज कर देंगे। 1 मिनट विद्यार्थियों, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। तो देखिए विद्यार्थियों, हम एफ ए तथा एस ए में अंतर को निम्न सारणी से समझ सकते हैं। तो एफ ए क्या है और एस ए क्या है। एफ ए है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और एस ए समेटिव असेसमेंट। तो एफ ए में क्या होता है, ये प्रक्रिया के मध्य या दौरान लिए जाते हैं, ये प्रक्रिया के अधिगम प्रक्रिया के बीच बीच में होते हैं और ये अधिगम प्रक्रिया के अंत में लिए जाते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है, अर्थात ये सुधारात्मक और विकासात्मक होते हैं, क्योंकि बीच में पता चलेगा तो वो आपको इतनी देर बताई दी पूरी राम कहानी। और इसमें क्या होगा, इनका उद्देश्य होता है समय विशेष पर दक्षताओं कौशलों का स्तर तय करना कि बच्चे ने इस समय अंतराल के दौरान कितना क्या अर्जित कर लिया। ये सुझावात्मक और सुधारात्मक होते हैं, जबकि ये निर्णयात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ये सीधा अंतिम निर्णय प्रदान करते हैं कि फेल के पास आगे प्रमोट करना कि नहीं करना, ठीक है। और ये शिक्षक तथा छात्रों दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं, जबकि ये विद्यार्थियों को प्रक्रिया के अंत में उपलब्धि या ग्रेड प्रदान करते हैं, सीधा अपना निर्णय सुनाते हैं। ये प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं कि आप किस लेवल पर हो। ये सीखने के लिए आकलन है और ये सीखने का आकलन है, ठीक है। ये सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन क्या होता है, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी है पिछले वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरीकों से लिए जा सकते हैं, ठीक है। शिक्षक अपने स्तर पर भी ले सकता है और बाकी जो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट होते ही हैं, ठीक है। और ये केवल औपचारिक तरीकों से होते हैं, ऐसे नहीं है कि वार्षिक परीक्षा शिक्षक ने अपनी मर्जी से कभी भी करवा दी और पेपर भी खुद ने बना लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। ये अवलोकन और निरीक्षण विधि से भी ले सकते हैं, मौखिक विधि से ले सकते हैं, और ये परीक्षण और ये अनौपचारिक परीक्षण होते हैं, इकाई परीक्षण आदि माध्यम से लिए जा सकते हैं। जबकि ये वार्षिक परीक्षाएं, टर्म परीक्षाएं आदि औपचारिक स्वरूप में होती है, मतलब फॉर्मल फॉर्मेट में होती है, ऑफिशियल होती है ये चीज, ठीक है। और ये अल्पकालीन निर्णयों के लिए किए जाते हैं और ये दीर्घकालीन निर्णयों के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे में दीर्घकालीन निर्णय लिया जाता है कि भाई 10th में कितने परसेंटेज बने, वो आज के दिन भी काम आते हैं, दीर्घकालीन निर्णय होता है उसके आधार पर। जबकि एपे टेस्ट ये अल्पकालीन निर्णय के लिए होते हैं, निर्णय तो लिए जाते हैं लेकिन वो अल्प समय के लिए लिए जाते हैं कि भाई अगली क्लास से किस प्रकार से संचालित करनी होगी, किन कमियों को दूर करना है, ऐसे।
और इसके निष्कर्ष अंतिम परिणाम नहीं होते। मतलब इसमें जो निष्कर्ष निकला है ऐप पे टेस्टों का, वो अंतिम परिणाम नहीं होगा, जबकि ऐसे से जो टेस्ट निकलेंगे वो अंतिम परिणाम होंगे। ठीक है, इनमें हम सुधार भी कर सकते हैं, आगे से आगे बढ़ते बढ़ते इनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ थी और ये अपनी 7 पेज की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला शुरू में बता दिया कि आपको क्या करना है। इसके अलावा भी जो अपने सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसका ढेर सारा कंटेंट है, वो पीडीएफ में उपलब्ध है, ये प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, वो भी पूर्णतया निःशुल्क। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।